हेलो दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे हिंदी की। ठीक है, हिंदी शुरू करेंगे। पहले देखते हैं ये किस में काम आएगा। ये यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस में, यूपी एसआई, यूपी पीजीटी टीजीटी, ठीक है, यूपी टैट, सी टैट, एस टैट, आर टैट, यूडीएलडी में, आरओ एआरओ में, बीएड में, एलएलबी और आरआरबी में काम आएगा। इसके बाद साथ ही सचिवालय, असिस्टेंट ग्रेड, ग्राम पंचायत अधिकारी, स्टेनोग्राफ, लेखा परीक्षक, हिंदी अनुवादक, डिप्टी जेलर, बैंक परीक्षा, एलआईसी और लेखपाल आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में ये काम आएगा। ये आदित्य पब्लिकेशन बुक है। इसमें जो अभी तक के क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन होंगे जो अभी तक इन एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, इन सभी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। इसे बाहर मिली निकल कर कुछ आ सकता है। ठीक है, टॉपिक ये है कि हिंदी वर्णमाला विराम चिन्ह देखेंगे जो आज ये क्लियर करेंगे। उसके बाद शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना और शब्द रूप, संधि, समास, क्रिया, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। उसके बाद देखेंगे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तत्सम तत्सम, देसी विदेशी शब्द, बर्तनी देखेंगे। अर्थबोध, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ देखेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ देखेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे। फिर रस देखेंगे, अलंकार देखेंगे, छंद देखेंगे, विशेषण और विशेष देखेंगे। उसके बाद भाषा विज्ञान देखेंगे। उसके बाद हिंदी पद एवं गद्य रचना एवं रचनाकार देखेंगे। संख्या के अव्यय तक देखेंगे। रिक्त स्थान को पूछेंगे, उसके क्रमबद्धता देखेंगे। ठीक है, टोटल मिला के 25 टॉपिक्स हैं, यानी 25 टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक्स को हम, ठीक है, देखेंगे और हर एक टॉपिक 1 या 2 दिन में ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आज हम हिंदी वर्णमाला विराम चिन्ह के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हिंदी वर्णमाला एवं विराम चिन्ह। ठीक है, तो पहले आते हैं हिंदी वर्णमाला। एक बार वर्णमाला आप पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। स्वर होता है, व्यंजन होता है वर्णमाला में। स्वर होते हैं ह्रस्व, दीर्घ स्वर और, ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री, यानी कि जिसमें बहुत कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर में जिनमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, जैसे बड़ा, बड़ी, ई, उ, ए, ओ, औ। देखो, ह्रस्व स्वर 4 होते हैं हिंदी में। ठीक है, ये बात हिंदी की हो रही है, संस्कृत की नहीं। उसके बाद व्यंजन आते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक है, उससे पूछा जाता है कि उस व्यंजन कौन कौन से हैं, तो शा, हा। कितने होते हैं? 4। ठीक, आगत, जाफा, ये 2 ध्वनियाँ होती हैं, जाफा आगत ध्वनि, जो विदेशी, जो बाहर से आई हुई ध्वनियाँ हैं। उसके बाद संयुक्त, छात्रा, ज्ञान, स्रा, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अंतस्थ अलावा ये 4, और काबर, ये देखो, काबर से पावर तक वैसे तो 25 हैं, लेकिन ये 2 और बढ़ जाते हैं, तो 20 को टोटल मिला के स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे 27, और दीर्घ स्वर 7, 7 4 11। ठीक है, स्वर की संख्या है 11 और व्यंजन की संख्या है 41, टोटल मिला के हो गए 52। और ये जो 2 दुनिया जो निकली है ना, वो है उच्छिप्त और जाफा है विदेशी। अब स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान देखते हैं। देखो, कंठ, आ। ठीक है, ये मौखिक स्वर हैं, आ। अनुनासिक स्वर हैं, इसके ऊपर ये लग जाता है। ठीक है, अब देखो ये कंठ हो गया। अब देखो ताल देखते हैं, आ, ई। ठीक है, ई निरानुनासिक या मौखिक, यानी कि निरानुनासिक। ठीक है, ई, और इसमें भी वही चंद्र बिंदी लग गई। सर KTM, इसका एक फॉर्मूला है, KTM 2 DO। ठीक है, के हो गया, टी हो गया, एम देखते हैं। देखो, जो टी है ना, वो मुंह के भीतर की छत पर पिछला भाग होता है। ठीक है, मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग। अब मूर्धन देखिए, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। देखो, पहले तो ये याद कर लो कि ऋषि है ना, ये मूर्धा है। ठीक है, ए, ओ, ये कैसे कंठ तालों और ओष्ठ कंठ कैसे बन गए? देखो, जब इसको, पहले इसको देखते हैं, आ प्लस ई। अगर आपको सब कुछ भूल जाओ ना, तो याद रखना, आ प्लस ई,
आ हो गया कंठ और ई हो गया तालु। तो देखो आ और ई मिला के क्या बना है ए, तो ये हो गया कंठ तालु। ठीक है, जब ये कंठ तालु हो गया तो फिर जो आगे आएगा ना वो भी कंठ तालु होगा। ठीक है, यानी कि ए और ए कंठ तालु हो जाएंगे। आप बिना देखे ऐसे ही आप मार दोगे कंठ तालु कंठ तालु। देखो ऐसा ही है ना, तो सही है। उसके बाद हैं इसको कैसे पता करोगे कंटोस्ट है अगर बाई चांस, देखो याद तो होंगे नहीं। ठीक है, लेकिन आप पता कैसे कर पाओगे वो चीज़ आप देखते हैं। अब देखो ओ है, ओ कैसे बनेगा, आ प्लस ऊ। ठीक, आ हो गया कंठ, ऊ हो गया ओष्ठ। ठीक है, अब टोटल मिला के इसका क्या बन जाएगा ओ, तो ओ हो जाएगा ना, तो इसे बोलेंगे कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। ठीक है, वैसे ही ओ और ओ दोनों ही कंठोष्ठ हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है ये दोनों आगे होंगे। अभी बताया था ना ऊ ओष्ठ है, ये भी ओष्ठ है। उम्मीद है ये आपको आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद देखते हैं फिर KTM गाड़ी होती है ना, KTM दो, यानी कि मुझे अपनी गाड़ी दो, यानी कि मुझे अपनी KTM दो। हिंदी में मतलब पुनरावलोकन, याद रखने की जो जो बातें बताई। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तब बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उनको कहते हैं स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें कहते हैं हर्ष स्वर, और जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है उनको कहते हैं दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर होते हैं 4, मूल स्वर होते हैं मूल, इनको ही हर्ष स्वर को ही मूल स्वर बोलते हैं। दीर्घ स्वर होते हैं 7, टोटल मिला के हो जाते हैं 11। ठीक है, मूल स्वर या हर्ष स्वर आ, ई, उ, री। ठीक है, आगत ध्वनियाँ ये हैं अग्रस्वर, अग्रस्वर और मध्य स्वर और पश्च स्वर। इनको देखेंगे कैसे। देखो ये जीभ बना लेते हैं पहले। ठीक है, देखो मध्य स्वर आ होता है। अब देखो अग्रस्वर ई, ई और ए, ऐ, और उसके बाद आता है आ। मतलब उसके बाद जो भी बचता है ना वो सब पश्च स्वर में आ जाएगा। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे। इसको देखो, इसको याद रखने के ये तरीका है कि जो ए है ना वो बनता है आ और ई से, आ और ई से ए बनता है, और फिर आ और ए से ए बनता है, ए बनता है। ठीक है, तो आपको पहले इसे देख लो, अगर ई है तो ये भी अपने आप होगा, अगर इसमें ई है तो ये भी अपने आप होगा। तो ई को याद रख लो, बाकी तो अपने आप पता लग जाएंगे। उसके बाद जो मध्य स्वर आ है ही, हमने 4 ये पता कर लिए, तो बाकी जितने बचे ना वो सब पश्च स्वर हो जाएंगे। ठीक है, समृत स्वर, देखो समृत। ठीक है, समृत में और अर्ध समृत, उसके बाद विव्रत, उसके अर्ध विव्रत। अब इन तीनों को, इन चारों को देखेंगे। समृत, देखो समृत में इसको कैसे पता करें, आप भी ध्यान दिमाग लगाओ, हम भी दिमाग लगाते हैं। ठीक है, ए और अर्ध विव्रत। देखो ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ई उ, अर्ध समृत ई उ, और विव्रत आ ए ओ, और अर्ध विव्रत ए आ ओ और यहाँ। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जिसमें कि हमको याद हो जाए। देखो समृत में बड़ा है, दोनों ही चीज़ें बड़ी हैं। ठीक है, यानी कि अगर बाई चांस आपको ऑप्शन में अगर कोई छोटा मिले तो वो तो आप पहले से ही काट दोगे। ठीक है, अर्ध समृत में छोटा है। जो समृत और अर्ध समृत, इसमें ये है कि जो समृत में ना इसमें 2 चीज़ें आएंगी वो बड़ी होंगी, लार्ज, ऐसे देख लो तो लार्ज, और अर्ध समृत में स्मॉल। ठीक है, तो आपको ई ऊ याद रखना होगा। उसके बाद विव्रत में बड़ा आ, बड़ी ए, बड़ा ऊ, आओ। ठीक है,
विब्रत में भी लार्ज है और अर्ध विब्रत में भी स्मॉल है। ठीक है, अब आपको याद कैसे रखना होगा, आपको याद तो ऐसे रखना होगा। ठीक है, मतलब जहाँ पे अगर बड़ी ऑप्शन से आप चेक करेंगे कि अगर इसमें कोई भी सब सारे छोटे अक्षर हैं तो वो अर्ध विब्रत में आएंगे, और बड़े अक्षर हैं तो विब्रत या समृत में आ जाएंगे। अब आपको समृत और विब्रत में कैसे पता करोगे, समृत में आएगा ई उ और विब्रत में आएगा आ ए औ, यानी कि ई यू ई और बड़ा ऊ को छोड़ के अगर है तो वो विब्रत में होगा। अभी प्रैक्टिस करें ना तो आपको समझ में आ जाए। व्यंजन की संख्या होती है 41, स्पर्श व्यंजन 27 यानी 25 प्लस 2। ठीक है, जो जिन्हें हम उच्छिष्ट कहेंगे। ठीक है, उसका अंतस्थ 4 होते हैं, यारा अलावा उस व्यंजन भी 4 होते हैं, श श हा। ठीक है, अब देखो KTM 2। ठीक है, अब देखो इनको देखते हैं कैसे। देखो तालु को, इस संस्कृत में कुछ सूत्र हैं जिनके माध्यम से हम इनको बहुत आसानी से पता कर लेते हैं। देखो कंठ है ना, तो उसका सूत्र यहाँ पर आपको विसर्जनीय नाम तालु नहीं है इसका, ये है तालु का है, जो ये सूत्र लिख रहे हैं ना वो है तालु का। ठीक है, ये तालु का है, यानी कि इसमें तालु में आ। ठीक है, नहीं कंठ का है, ये है, सॉरी ये कंठ का है। ठीक है, इसमें आ और का वर्ग और हा। ठीक है, और विसर्जन वाले ये सब कंठ में आएंगे। ठीक है, अब देखो आ है, उसमें आप देख सकते हैं हा है, इसमें देखते हैं कहाँ पर है, नीचे आगे देखेंगे। ठीक है, जब इसको देखेंगे ना तो उसमें आएगा इचु या साड़ाम तालु। ठीक है, मूर्धन में देखेंगे, मूर्धन में देखो ये तो आपको पहले से ही पता होंगे। ठीक है, KTM 2 यानी कि का से लेकर माँ तक के वर्ग। ठीक है, प्रॉब्लम आएगी हमको यहाँ पर कि यहाँ कैसे पता करें कि कौन सा का है। देखो अब देखो शाह, एक मिनट हम आपको और अच्छे से बताते हैं। वेट कीजिए। ठीक है, इसको देखो तालु का सूत्र कैसे देखेंगे, यहाँ पर लिखता हूँ। तालु का है इचु ऐसा नाम तालु, इचु ऐसा नाम तालु। देखो ये है तो संस्कृत का सूत्र, लेकिन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर तालु की बात आएगी तो ई तालु होगा, चा वर्ग भी तालु होगा, या तालु होगा और शाह भी तालु होगा। ठीक है, उसके बाद आता है मूर्धन्य का। मूर्धन्य का है ऋतु ऋतु रसाणाम तालु मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। देखो इसको कहाँ पे लिखें, इसको यहाँ पर लिखते हैं, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम ऐसा लिखा है, ऋतु रसाणाम रसानाम मूर्धा। ठीक है, यानी कि ऋषि और टावर्ग और रा और ये वाला शाह।
ठीक है। उसके बाद आता है दंत। देखो दंत को कैसे लिखेंगे। देखो ये संस्कृत के ही सूत्र हैं, ठीक है, लेकिन आपको इससे आपको हेल्प, संस्कृत के सूत्र से आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको लिखेंगे लरा लरतुल, लरतुल सानाम, लरतुल सानाम, यानी कि जो तावर्ग है और जिसमें ला भी आएगा, ठीक है, और सा भी आएगा उसके बाद, ठीक है। तो इससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। लरतुल एक बार फिर से देख लेते हैं, हो सकता है आपको समझ में ना आए और अच्छे से लिखते हैं। लरा लरतुल, लरतुल रसा, लरतुल सानाम, सानाम, ठीक है। दंत का है लरतुल सानाम दंता, और ओष्ठ का है उपु उपधमानियनम ओष्ठा, ओष्ठ का उ पु प ध्या ध्यामी ना धामी या नाम, ठीक है। उम्मीद है ये सब हो गया। अब देखो इसको कैसे, अब समझ लो इसे। देखो ऊपरी दांत के, देखो लरा जो संस्कृत में एक लरा है वो भी दंत में आता है, उसके बाद तावर्ग भी दंत में आएगा, उसके बाद ला जो वर्ग है बनाया है वो भी दंत में आएगा, उसके बाद ये वाला सा भी दंत में आएगा, ठीक है। ओष्ठ में जो ऊ है वो भी दंत में आएगा, ठीक है। और उपध्यानियम यानी कि जो पावर्ग है ना वो भी आएगा, ओके। और जो पार से आगत दुनिया है वो भी आएगा, उनको ही आगत दुनिया बोलते हैं, ठीक है। अब देखो दंत प्लस मसूड़ा से सा, इसको ये, ठीक है, ला ला, और दंतोष्ठ वाह, इसको ये बकारस से बोलते हैं। मूर्धन्य सा, ठीक है, स्वरयंत्र की या स्वरयंत्र कंठ की भीतर स्थिति है हाँ। और उच्छिप्त व्यंजन है, ये देखो दोनों उच्छिप्त व्यंजन है, ठीक है। देखो आगत व्यंजनों की संख्या है 2, संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4, का वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये सब देख चुके हैं। अंतर से हुआ आदि स्वर आ या हुआ, ठीक है, या और अर्ध स्वर है। लुंठित व्यंजन है रा, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, लुंठित व्यंजन आ रा। पार्थिव ला, ये भी उसमें जो सबसे हाँ उच्छिप्त ये वाले अड़ाड़ा। और अघोष ध्वनि, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष होता है। और उसके बाद फा श हा, देखो हा को छोड़कर बाकी सब अघोष है। और प्रथम और द्वितीय वर्ण यानी कि अघोष मीन्स पहला, ये देखो पहला है ना, पहला, उसके बाद दूसरा और जोड़ दो, ठीक है। उसके बाद सघोष देखते हैं कि पहला और दूसरा को छोड़कर यानी कि 3 4 5, ठीक है, 3 4 5 ये जो ये तीनों सघोष हैं। उसके बाद देखेंगे अड़ा अड़ा, उसके बाद ये वाले क्या यारा लवा हा, जो उच्छिप्त है ना, उच्छिप्त भी इसी में आ जाएंगे, सघोष में ही, ठीक है। एवं सभी सघोष हैं, स्वर जो भी स्वर आएंगे ना वो सभी सघोष होंगे। अल्प प्राण, प्रत्येक वर्ग में अल्प प्राण में देखते हैं, अल्प से आप है ना, तो 1
3 और 5 अल्पप्राण और अंतस्थ बर्ड भी हैंगे, ठीक है। उसके बाद महाप्राण में 2 और 4, प्रत्येक वर्ग में चतुर्थ और पाँचवा और उष्ण वर्ग शाह और अंतस्थ यार अलावा। इसका नासिक में यण एवं गणनम, कंठ में का वर्ग, तालब्य चच्छा अभी बताया ही था, ठीक है। चच्छा जहाँ आशाया, ठीक है। इसके मूर्धन में टठडाणा शा, तंत में तथदरना, पोस्ट में ये वाले भी आएंगे, तंतोष्ट वाह और स्वतंत्री हा। जो हिंदी में मूलतः बड़ों संख्या होती है 52, ठीक है। हिंदी में मूलतः बड़ों संख्या 52 होती है और शा छा मिलकर बनता है का शा से। कौन सा वर्ड उच्चार की दृष्टि से दंत नहीं है? उच्चार की दृष्टि से दंत नहीं है आपको टा, क्योंकि ता आएगा टा ठाड़ा, यानी के टी एम का गड़ा चथ जवा टा ठा डा, तो के टी एम, ठीक है। ये आएगा मूर्धन में, लेकिन ये क्वेश्चन पहले से आया हुआ था जिसमें ऑप्शन में पूछा गया होगा कि कौन सा उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, तो उसका सही आंसर था टा। ये उच्चारण की दृष्टि नहीं है। का वर्ड उच्चारण की दृष्टि से क्या है? कंठ। वह छोटी जोड़ी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वो है वर्ड। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11 और कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? का, खा, ई, ए। वर्ड क्या कहलाते हैं? कंठ तालब्य, ठीक है। अभी आपको बता ही चुका हूँ इसका विग्रह करके। उसके अयोग वाह, ठीक है। ये दोनों अयोग वाह हैं। अघोष वर्ड कौन से होते हैं? सा, महाप्राण, ठीक है, यानी कि उष्ण व्यंजन अघोष वर्ड कहलाते हैं। हिंदी की स्वा ध्वनि है तालब्य, अघोष, महाप्राण। यारा लवा किस प्रकार व्यंजन है? अंतस्थ। यारा लवा किस प्रकार व्यंजन है? अंतस्थ। उसका नेक्स्ट देखते हैं ब्राह्म चिन्ह। चलो ब्राह्म चिन्ह बाद में देखेंगे, पहले उसके सारे ऑप्शन भी कर लेते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में उष्ण व्यंजन है शाह। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, श्वास का प्रयोग करते हैं, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, तो है अघोष, इसमें केवल श्वास का प्रयोग करते हैं। यार अला हुआ है अंतस्थ व्यंजन। इनमें ओष्ठ ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि, तो ओष्ठ ध्वनि है फा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना। बोबल को हिंदी में कहते हैं स्वर। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे कहते हैं अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ या अकारांत। अकारांत कहते हैं। अयोगवाह तो वो अंगहा है। कौन स्वर नहीं है? तो इनमें से स्वर नहीं है, वाह स्वर नहीं है। इनमें से कौन सा वर्ड घोष है? घोष मतलब सघोष की बात की हो रही है। तो देखो, अगर अघोष हो तो 1 और 2, 1 और 2 को छोड़ के, यानी कि पा है 1, उसका टा है ये भी, उसका ता था दा धा ना, उसका पा फा ये भी, यानी कि ये चारों हैं अघोष। मतलब ये तीनों हैं अघोष और सिर्फ दा ही ऐसा है जो सघोष है, क्योंकि अघोष में 1 और 2 आते हैं और सघोष में 3 और 4, 3 4 5, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ड? तो वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड या अक्षर होती है। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, शब्द गणना को, शब्द वर्ड समूह को या व्यवस्थित वर्ड समूह को? तो यही सही है, टीजीटी में आया हुआ था। निम्न में कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? कंठ ध्वनियाँ, ठीक है। पहले तो ये कंठ ध्वनियाँ हैं। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन। केटीयम यानी कि टा वर्ग, टा ठा डा ढा, ठीक है। जो अल्पप्राण, अल्पप्राण यानी कि 1 3 5, इनमें देखो कौन से हैं? हाँ, का खा गा, यही है। निम्नलिखित में से शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी? नवीन विकसित ध्वनियाँ ये हैं। कौन सा अघोष वर्ड है? यानी कि बात की जा रही है घोष यानी कि सघोष, यानी कि 3 4 5 की। तो काखा ये नहीं है,
पा फा बा भा मा ये है, बाकी सब अघोष हैं। निम्न में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, वर्ण व्यंजन व्यंजन नहीं है, इनमें से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो ऊ वर्ण व्यंजन नहीं है। कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, यानी कि ओष्ठ कौन सी ध्वनि नहीं है? ठीक है, ओष्ठ के लिए क्या होना चाहिए? KTM 2 O, यानी कि पा फा बा फा मा, यानी कि ता जो है वो ओष्ठ ध्वनि नहीं है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। निम्न में नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन, ठीक है, ये है नासिक व्यंजन। ये आय वर्ड क्या कहलाते हैं? कंठ ओष्ठ, कंठ तालु। कंठ तालु कैसे बना? तो आ प्लस ई, इसकी बात हो रही है। आ प्लस ई है कंठ, ये है तालु, दोनों मिला के कंठ तालु हो गया। निम्न में से किन्हीं किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया? हिंदी वर्णमाला में किसी को स्थान नहीं दिया गया, तो है श्री। ये है ना, हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित व्यंजन होते हैं? देखो, जहाँ पर द्वित व्यंजन मतलब डबल ला, एक आधा एक पूरा। श हा हा, ये क्या है? उष्ण संघर्षी व्यंजन। छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? छा ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। का प्लस शा बराबर छा, यानी कि संयुक्त वर्ण। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छा का क्रम का खा, का खा गा घा डा, आ का के बाद। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयुक्त से बना है? ज्ञा, जा प्लस या, जा प्लस या, यानी कि ये रहा। निम्न अघोष वर्ण कौन से? अघोष मतलब आ मतलब पहला, ठीक है, अल्पप्राण की बात नहीं हो रही, अघोष की बात हो रही है, यानी कि पहला और दूसरा। तो यहाँ पर देखो पहला कौन सा है? पा फा बा, ये नहीं हो सकता। चा छा जा, ये भी नहीं हो सकता। का शा, ये है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा, का खा गा घा, यानी कि कंठ है। निम्न में संयुक्त व्यंजन देखो, संयुक्त व्यंजन है, अभी बताया था ना, 4 हैं। ज्ञान झा। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, यानी कि दंत नहीं है उच्चारण की दृष्टि से? तो KTM 2, यानी कि दो, यानी कि ता था दाधा ना, ता है था है दा है दा है, ता नहीं है। कौन सा अमानक वर्ड है? अमानक वर्ड, ठीक है, ये सब मानक है बट ये अमानक है। छा वर्ड किसके? का प्लस शा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11। निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? ये सब स्वर हैं लेकिन जा स्वर नहीं है, जा व्यंजन है। टा वर्ग का नहीं है, टा ठा डा ठा अड़ा, ये सब टा वर्ग के हैं, लेकिन घा डा वर्ग का नहीं है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है 33। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर के बारे में देखते हैं। पश्च स्वर अभी हमको बता चुके हैं। देखो, आ है वो मध्य स्वर, उसके बाद आ के बाद ई आएगा, ठीक है, और ई और ई से बने हैं ई आए, तो ये सब अग्रस्वर हो जाएंगे। उसके बाद आ, बड़ा आ और ई से बने हुए शब्द को छोड़कर बाकी जितने भी होंगे ना, वो सब पश्च स्वर होंगे। अब देखो, तो इनमें से ये पश्च स्वर है, बाकी ये तो व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? खड़ी चौपाई को हटाकर, दो खड़ी पाई लगाकर, दो स्वर लगाकर, तो है खड़ी चौपाई को हटाकर। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग से बना शब्द निस्पर्श। इनमें से कौन सा वर्ड स्वर है? इनमें से कौन सा वर्ड स्वर है? तो स्वर देखते हैं, ये है स्वर। अंतस्थ व्यंजन है यार, अलावा
इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? अब आपको बता चुके हैं आ प्लस ऊ, आ प्लस ऊ, ऊ, कंठ, ओष्ठ, दोनों मिलाकर कंठोष्ठ। चा प्लस छा, बड़ का उच्चारण स्थान कौन सा? चा प्लस छा, के टी यानी तालु। ये सब है आगत ध्वनियाँ। और इनको कैसे कहते हैं? अंग्रेजी नहीं है, संस्कृत भी नहीं है, दक्षिणी भाषा भी नहीं है, और ये है अरबी फारसी लैंग्वेज, यानी कि बाहर से आई हुई है। तालब्य, के टी यानी कि चा वर्ग वाला। कौन सा वर्ड? घोष नहीं, यानी कि अघोष की बात हो रही है, 1 और 2 की बात हो रही है। ता की सही है। रा री स्वर नहीं है। इसमें देखो कौन से में, किस शब्द में री स्वर नहीं है। कृपा, दृष्टि यानी कि आज, स्वर नहीं है, री का स्वर नहीं है। किन ध्वनियों को का अनुसार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुसार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वतंत्र के बाद स्वर के बाद आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ, तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों ही अनुसार। ठीक है। उ अ किस प्रकार के हैं? कंठोष्ठ, कई बार बता चुके हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 है। स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं, उपयुक्त तीनों ही प्रकार हैं, तीव्र, प्लुत, हास्य। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ड का वैशिष्ट है। वा, देखो बा के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ये बा फा बा यानी कि ये आएगा ओष्ठ में। ठीक है, अब देखो ओष्ठ कहाँ कहाँ है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बात अब यहाँ की हो रही है। देखो ओष्ठ भी, ओष्ठ भी, स्पर्श भी, स्पर्श भी। अल्पप्राण और महाप्राण में फाइट कराएंगे। अल्पप्राण से 1, 3, 5 और महाप्राण से 2 और 4 की बात होगी। अब देखो पा फा बा यानी कि बात 3 की है, तो आंसर हमारा ए होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? द्वयोष्ठ। ठीक है, आंसर हमारा कह रहा है द्वयोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष। ये दुयोष्ठ क्या है? यूपी पीजीटी में आया है ये क्वेश्चन। चलिए बाद में देखेंगे इसको, अभी क्रॉस मारो। नेक्स्ट क्लास में जब होगी तब इसके बारे में ठीक से चर्चा होगी। ओके। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है, अर्धस्वर कहलाता है या। ठीक है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन, देखो या और रा, या रा ला वा, ये दोनों ही अर्धस्वर हैं। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ड वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? पहला दूसरा महाप्राण की बात आ रही ना, तो यानी कि 2 और 4। 2 और 4 कहाँ है? दूसरा चौथा ये रहा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द नहीं है, पद, वाक्य, ध्वनि है। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? अल्पप्राण की बात हो रही है, इसका मतलब 1, 3 और 5 की बात हो रही है। तो का खा ये नहीं है, ता था ये भी नहीं है, चा है। इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो का है, टा है, चा है और या भी है, या नहीं है, स्पर्श व्यंजन नहीं है, अंतस्थ व्यंजन है। कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? यानी वे ध्वनियाँ जो कंठ से निकलती हैं। काखा। वर्णमाला किसे, वर्णों के विभेद समूह को। हिंदी में सा ध्वनि है, शा ध्वनि की बात हो रही है, यानी कि शिव की बात हो रही है, यानी कि तालप की बात हो रही है। ठीक है, पहले से भी देख चुके हैं सूत्र के द्वारा। इचु यसाणाम तालु। कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है? देखो अब ओष्ठ की बात हो रही है, यानी कि पा फा बा, पावर वन कौन से नहीं है? पा ओष्ठ नहीं, पा फा बा। ठीक है, ये है पा फा पा बा मा, ये भी है, और ओष्ठ। ठीक है, अब आते इनमें उपध्मानी। ठीक है, तो ये भी है, ऊ में आएगा। उपध्मानी में पा वर्ग तो आता ही है, उसके बाद ऊ वर्ग भी आएगा।
इसका ये वाला है, ठीक है, उष्ट नहीं है ये, ठीक है, बहुत पेचीदा है, ध्यान में देना। उपध्मानी जो मैंने अभी बताया था ना, उसी ट्रिक के द्वारा आप पता कर लोगे। अल्पप्राण ध्वनि 1 3 5, 1 3 5, का खा चा छा जा झा वा, ये है। बड़ शब्द का अर्थ नहीं होता है, बड़ शब्द का अर्थ नहीं होता है रंग, आकाश, जात या अक्षर। तो बड़ शब्द का अर्थ नहीं होता है आकाश, रंग होता है, जात होता है, अक्षर होता है। ठीक है, ये 2 बार आया है, देख लेना। कौन वर्ड घोष नहीं है, यानी बात हो रही है अघोष की, यानी कि 1 और 2 की। या राल, ठीक है, ता था, शा शा हा, यानी कि टा ठा डा, ये नहीं है। 1 मिनट, कौन सा वर्ड घोष नहीं है, यानी कि अघोष की बात हो रही होती, अघोष यानी कौन सा वर्ड घोष नहीं है, यानी कि अघोष की बात हो रही है। अघोष मतलब 1 और 2, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आंसर आ रहा है ता, जबकि ता तो अघोष है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये ना ही अघोष की बात कर रहा है, ना कि सघोष की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है, ठीक है। ता मान लेते, मानने कैसे पता नहीं है, रुक जाओ देखते हैं, पहले थोड़ा बिगाड़ते हैं इसे। देखो यहाँ पे एक चीज़ भूल रहे थे कि देखो अघोष की बात हो रही है ना, यानी कि 1 और 2 आना चाहिए, और ये है ना, ये 1 और 2 में नहीं आता, ये 3 और 4 5 में आएगा, यानी कि ये है सघोष, और बस यही है अघोष, ठीक है। बात की गई अघोष की, तो ये आंसर सही है, ठीक है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, यानी स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को ही अनुस्वार कहा जाता है। किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है, रिवाज, दृष्टि, कृपा, कृष्ण, इन तीनों में ही ऋषि का वर्ड नहीं है, रिवाज में नहीं है। दंत वर्ड कौन से, दंत KTM 2, यानी कि 2, यानी कि ता वर्ग वाले देखो, ठीक है। घा, का गा घा, कंठ। हिंदी शब्दों में संतान, सकल, सचल, सक्षम, ठीक है। अब इनमें देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया है, आपको ध्यान से देखना होगा। सा प्लस माँ, ये तो माँ गया, ठीक है। तो सकल, यानी कि इसमें देखो कौन कौन से हो सकते हैं। अंक की बिंदी, देखो अंक की बिंदी आएगी स्वर में, ठीक है, यानी शब्दकोश में स्वर पहला है, तो ये तो फर्स्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है चल, और उसके बाद का प्लस शा, ठीक है, ये छा है ना। उसके बाद आता है सकल, तो अब दूसरा वाला ये होगा, तीसरा ये होगा, और चौथा ये होगा, यानी 1 1 2 4 3। एक देखो इसमें फाइट है, इसमें फाइट है, ये गलत है, ये गलत है। तो क्या संतान, संतान, सकल, सकल, सच्चल और सक्षम। देखो का प्लस शाह, देखो का इसमें है और इसमें भी का प्लस शाह, यानी कि ये दोनों ही पहले आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सा है ना, बोल बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएगा लास्ट से, लेकिन स्टार्टिंग में तो इसके साथ हुआ है ना, तो ये सच्चल नहीं होगा, सक्षम होगा, और उसके बाद सच्चल आएगा, ठीक है। यानी कि जो का और छा है ना, एक साथ ही आते हैं, लगभग पास पास, बहुत महीन अंतर में, मतलब बोलते हैं ना जुड़ा भाई, एक दूसरे के बिना एक दूसरे बहुत समीप रहते हैं। महाप्राण, यानी कि 2 और 4 की बात हो रही होगी, ये गलत है। या रा ला वा, ता था, चा, तो इसमें इसका आंसर ये। हिंदी शब्दकोश में अंग और आहा किस वर्ड में आएंगे, किस वर्ड के साथ आते हैं, तो आ के साथ। छा वर्ड किसके योग से बना है, का प्लस शा। अमात्रिक, यानी कि इसमें कौन सा मात्रा नहीं है, कलरव। अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को। टा वर्ग,
ठीक है, टावर देखते हैं। मूर्धन्य प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ला पार्श्विक है, उच्छिप्त है, प्रकंपित है या संघर्ष है? तो पार्श्व है, पार्श्व है ला, और उच्छिप्त या अलावा प्रकंपित, ठीक है, और संघर्ष ये दोनों ही एक साथ लगभग में आएंगे, दोनों ही संघर्ष करती हुई बाहर निकलती हैं। एक मिनट, ये संघर्ष वाली सा वाली उष्ण ध्वनि है। अंग हाँ, ये देखो ये अयुग्वा है। संयुक्त व्यंजन नहीं है, छा है, त्रा है, ये है, लेकिन ये नहीं है। कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी? स्पर्श संघर्षी की बात हो रही है, ठीक है। तो चा, छा, या, ला, शा, ठीक है। तो स्पर्श संघर्षी ये है, यानी कि स्पर्श भी है और संघर्ष कर रहा है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है 33। हिंदी शब्दों छा का क्रम का प्लस शा यानी का। ये उच्चारण स्थान कर्णतालव्य भी काफ़ी बार देख चुके हैं, मुझे लगता है अब तो रट गया होगा। कौन वर्ड अंतस्थ नहीं है? या ला वा, या है, वाह है, रा है, लेकिन हा नहीं है, कि एक उसमें आ जाएगा। अघोष वर्ड कौन सा है? अघोष यानी कि बात हो रही है 1 और 2 की। और ये देखो अघोष वर्ड पहले देखते हैं इनमें क्या क्या। चा, छा, जा, ये नहीं है, ठीक है, ये भी। और अघोष में देखो ये आपको फंसा देंगे, ठीक है। इसमें से कुछ ऐसे वर्ड होंगे ना जो जैसे कि आप अभी तक वो जो स्पर्श व्यंजन में ही आप अघोष अघोष ढूंढते रहते हो, लेकिन इस स्पर्श व्यंजन में तो हैं ही, उसके बाद और भी हैं, ठीक है। तो वो आपको याद करने पड़ेंगे। देखो जब इसमें है ना अघोष में हा नहीं है, ठीक है, तो उसमें उष्म सा शा है, ठीक है। एक मतलब 1 2 प्लस उष्म व्यंजन, ठीक है। देखो तभी हा और शा दोनों ही आया है, ठीक है। ये अघोष में नहीं, ये सघोष में चला जाएगा हा। हिंदी के तालब ध्वनियाँ हैं, तालब ध्वनियाँ ताथा वाली नहीं, चाछा वाली, ये सब हैं। कौन सी ध्वनियाँ अल्पप्राण यानी कि 1 3 5, फिर से बात हो रही है 1 3 5, यानी अल्पप्राण है ये। हिंदी के की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन। देखो व्यंजन भी हो, व्यंजन तो होनी चाहिए जिसमें स्पर्श हो, घोष यानी स्पर्श। देखो अब इनमें से घोष, महाप्राण, दंत। अब दंत देखें तो फिर दंत में क्या क्या आएगा? KTM 2 यानी कि ता था दादा ना पब ता वाले वर्ग, ता था, यही है। हिंदी के स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ यानी कि पा वाले वर्ग, पा फा बा भा। 89 में स्वर समृत, बात समृत की हो रही है, ठीक है। यानी कि समृत में क्या 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 आएगा? ई आएगा, बड़ी ई आएगी, और उसके बाद ए आएंगे, उसके बाद बड़ा ए आएगा, ठीक है। तो इसमें से स्वर समृत है, तो ई, ठीक है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, मूर्धन्य ध्वनियाँ यानी कि टावर। हिंदी में बा ध्वनि है, पाफा बा, ठीक है, ओष्ठ ध्वनि। अगर वाह होता ना तो वर्चस्व हो जाता, लेकिन ये वाह है, ना कि वाह। दंत व्यंजन है, दंत, KTM 2 यानी कि ता वर्ग। कौन सा स्वर समृत है, ठीक है। कौन से दंतोष्ठ की बात हो रही है? दंत और ओष्ठ की, यानी कि फा की बात हो रही है, फा की बात हो रही है, दंतोष्ठ, ठीक है। उपध्यमानिया या नहीं, ये कुछ और है, ऐसे कुछ था ना, आप इसको याद रख लो, दंतोष्ठ। पाफा बाभामा,
मूर्धन्य ध्वनियों का है मूर्धन्य टावर। सध्वनि का उच्चारण है इससे बाला वाला तालव्य। ये तो रट गया होगा। कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ला। कौन सा एक संयुक्त व्यंजन है? नहीं है, ये नहीं है, बाकी सब है। यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है। अर्धस्वर कौन सा है? स्वर अर्धस्वर, ठीक है। यानी कि बात हो रही है निम्न में से अर्धस्वर कौन सा है, यानी कि आधा स्वर। का प्लस शा प्लस आ या प भग्या जा, ये संयुक्त, ठीक है, ये दोनों संयुक्त हैं, ठीक है। ये स्पर्श व्यंजन है। या अर्धस्वर कौन सा है, इसको आपको देखना पड़ेगा, ये भी कल ही बताएंगे। ये यूजीसी नेट और JRF 2009 में आया था। अर्धस्वर कौन सा है, ठीक है। इनमें से कौन सा व्यंजन, एक मिनट, या और वह है अर्धस्वर, ठीक है, सही है। कौन सा संयुक्त व्यंजन, संयुक्त मतलब छात्रक या नहीं है, यानी पा नहीं है, बाकी सब है। कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक मतलब ला। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऊ यानी कि पश्च स्वर है। वाह उच्चारण स्थान है, वाह दंतोष्ठ का, पढ़ चुके हैं। कौन सी ध्वनि महाप्राण, यानी कि 2 और 4, ठीक है। महाप्राण नहीं है, बात नहीं हो रही, यानी कि 2 4 ना हो तो ये भी 2 है, 2 में आएगा। 4 6 जा, ये नहीं है। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु होगा? उच्चारण स्थान कंठ तालु की बात हो रही है, तो ये है। कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी की बात हो रही है, ठीक है। तो हा संघर्षी है, क्योंकि ये उसमें आएगा, शशा हा। कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श की बात हो रही है और संघर्षी की भी बात हो रही है, तो वो है जा। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? निष्प्रह। तालव्य के टी, तालव्य यानी कि चा वर्ग वाला। कौन सा वर्ग घोष नहीं है? यानी घोष यानी कि वही है, घोष यानी कि 1 और 2 की बात हो रही है। यार अलावा, ठीक है, यार रा ता अड़ा, ये सब घोष हैं, लेकिन ये घोष नहीं है। एक मिनट, ये भी घोष है। ता था दन यार अल्लाह, ठीक है, घोष नहीं है। यानी कि बात हो रही है अघोष की, ठीक है। ये घोष है, ये भी घोष है, ये भी घोष है, लेकिन ये अघोष है। किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? ऋषि यानी आज में ऋषि नहीं है, ठीक है। चलो अब विराम चिन्ह के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन हो गए हैं लगभग 112 क्वेश्चन हो गए हैं, जिनमें एक क्वेश्चन आपको और अच्छे से बताना है, बाकी सब लगभग आप समझ गए होंगे। अब विराम चिन्ह के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। विराम चिन्ह, विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा के में विराम चिन्हों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। कामता प्रसाद गुरुजी अंग्रेजी से विराम चिन्हों को अंग्रेजी से मानते हैं कि अंग्रेजी से लिया गया है। वे पूर्ण विराम को छोड़कर सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं। यानी जो पूर्ण विराम होता है ना लास्ट में, ठीक, उसको छोड़कर बाकी जितने भी विराम है वो सब कहते हैं कि वो सब अंग्रेजी से लिए गए हैं। देखो अल्प प्राण इस तरह का होता है, अर्ध विराम, ठीक है, पूर्ण विराम, प्रश्नचिन्ह, आश्चर्य यानी कि विस्मयबोधक, निर्देशिक मतलब छोटा वाला डैश, या इसको संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह बोलते हैं। कर्ण, कोष्टक, अपतरण जिसमें एक सिंगल इन्वर्ट कोमा, उपविराम या अपूर्ण विराम। श्री गुरु विसर्ग, श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की बात की उपविराम या अपूर्ण विराम को। विवरण चिन्ह, पुनरुक्त, जिसमें पुनरुक्ति, इसमें 2 होते हैं, 2 एक साथ। लाघव मतलब 0 वाला। लोप, यह काफ़ी यूज होता है, लोप। पाद चिन्ह, हल्का और डैश।
दीर्घ उच्चारण है, यानी कि जब ऐसे ऐसे आता है ना रा, इसमें दीर्घ उच्चारण। पाद यानी कि भाग डबल ऊपर नीचे। अंश पद यानी जब कोई चीज़ छूट जाती है ना, तो वहाँ पे हम इस तरह से लगाकर लिख देते हैं। टीका स्टार बनाएंगे प्लस प्लस या दो, ठीक है। तुल्यता यानी कि इसे बराबर वाला चिन्ह बोलते हैं। समाप्ति, ठीक है। विराम का अर्थ है ठहरा। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या है 20। अर्धविराम इसे कहते हैं अर्धविराम। हंस पद को त्रिटुक विराम भी कहते हैं। राम कहाँ जा रहा है, इसमें विराम चिन्ह इसका प्रयोग हो, प्रश्नवाचक चिन्ह का। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य अंत में होता है। उपविराम, किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है, अल्पविराम का। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है। संक्षिप्त रूप से देखने के लिए जीरो लगाते हैं। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए। रात्रि और निशा में रिक्त स्थान की पर उचित प्रयोग चिन्ह होगा बराबर वाला, रात्रि बराबर निशा, कि दोनों एक ही है। लोप का प्रयोग कहाँ का, जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो, ठीक है, वहाँ पर लोप चिन्ह का प्रयोग होगा। अब आते हैं प्रश्न पर। विराम चिन्ह। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। तो देखो, यह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। सुनो सुनो वह गा रही है। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो सुनो सुनो वह गा रही है, ठीक है, ये सही है। नहीं है, उचित प्रयोग नहीं है, ये सही नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन के आंसर के लिए तो ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है। इसमें होता है सुनो वह गा रही है, उसके बाद ये चिन्ह लगता है। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रयोग प्रकार नहीं है, विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। निर्देशक, उपदेशक, लागू या विवरण, ठीक है। अब इसमें उपदेशक जो चिन्ह है ना, उसका प्रयोग नहीं है विराम चिन्ह में। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है। जहाँ बाकी गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है, वहाँ होता है पूर्ण विराम का। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है तुल्यता सूचक में नहीं, विवरण चिन्ह में या लागू चिन्ह में या संयोजक चिन्ह में। विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के विराम चिन्हों को किस भाषा लिया गया है, अंग्रेजी से, पूर्ण विराम को छोड़कर। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या है 20। अल्प विराम, ठीक है, इसे कहते हैं। आशीर, राहुल, राजा, शुक्ला और वैभव, तो इसमें सब अल्प विराम लगेगा। राहुल, राजा, शुक्ला, ठीक है, यहाँ पर अल्प विराम। वह अपने कार्य में संलग्न है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। जहाँ एक व्याकरणिक कोटि के कई शब्द आए और उनके बीच संयोजक और बा इत्यादि ना हो, तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। आनंद घर आया, विराम चिन्ह लगाया, मतलब थोड़ा बहुत अल्प विराम वाला, और चला गया। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। क्वेश्चन पूरा है। तब मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, तो इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, तो इस वाक्य में ये वाला लगेगा। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्यय में किंतु, परंतु, पर, लेकिन, भी इत्यादि आदि अल्प विराम लगता है। जिससे मैं कृष्ण के घर पहुंचा डैश, मतलब अल्प विराम, उसका परंतु वह नहीं मिला। समानाधिकरण शब्दों के मध्य, समानाधिकरण यानी कि, ठीक है, मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो समानाधिकरण में अल्प विराम का ही होता है। जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आएँ तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आएँ, जैसे राम, श्याम, गीता, मोहन, ठीक है, इन सबके बीच अल्प विराम लगता है।
छंदों के एक चरण की समाप्ति पर अल्पविराम ही लगेगा। राम जो बड़ा राम अल्पविराम जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। ठीक है, अल्पविराम लगेगा। जाना है तो जल्दी जाओ, बाकी में उचित विराम चिन्ह है। अल्पविराम, जाना है तो जल्दी जाओ। माँ मेरा कल्याण करो, माँ मेरा कल्याण करो, अल्पविराम। देखो, हाँ माँ मेरा कल्याण करो, ऐसे वाक्य में हाँ नहीं अच्छा तथा संबोधन कर कारक के बाद अल्पविराम लगता है। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? एक समान। ठीक है, तो वहाँ पर अर्धविराम लगता है। मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो उसमें अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। कर्णवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? कर्णवाचक क्रिया विशेषण में। ठीक है, तो वहाँ पर अर्धविराम लगता है। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। किस वाक्य में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो छंद के चरण की समाप्ति पर, छंद के एक चरण की समाप्ति पर, वहाँ पर अल्पविराम लगता है। तुम कब आओगे? ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, लगेगा। तुम कब आओगे? आहा, इसमें आहा की बात हो रही है ना, तो विसर्जनबोधक चिन्ह लगेगा। कभी वाणी के डिक्टेटर थे। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा उद्धरण चिन्ह। कभी वाणी के डिक्टेटर थे। संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? समासिक चिन्ह, अपसरण चिन्ह या कोष्टक या इनमें से? संयोजक चिन्ह को ही सामाजिक चिन्ह बोलते हैं। भूल सुधारने अथवा शब्द में त्रुटि के लिए को सही देखने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। तो इसमें इस वाले कोष्टक का प्रयोग होता है, वर्गाकार कोष्टक का। विवरण चिन्ह को पहचानिए। विवरण चिन्ह, तो विवरण चिन्ह ये है बी। पुनरुक्ति एवं लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह इसको कहते हैं। जीरो वाले को पुनरुक्ति है, इसको डबल। ठीक है, पाँच चिन्ह से कामता प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से अभिहित किया है? पाँच चिन्ह को रेखा, इसे पाँच चिन्ह या रेखा कहते हैं। इस चिन्ह के द्वारा महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित किया जाता है। हंस पद या लोप या पूर्ण विराम है हंस पद का नाम। तुल्यता सूचक यानी कि बराबर वाला। पाषाण पत्थर, पेड़ और इंद्र। पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। पाद चिन्ह की पहचान करें। ठीक है, तो वो है पाद बिंदु, ये वाला। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। ठीक है, समाप्त सूचक चिन्ह की पहचान इस तरह से होगी। किस शब्द में ए स्वर नहीं है? पैदिक में, पैतृक, ऐक और स्नेह, इस सब में ए चिन्ह ए स्वर है। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, ये है छी एक्सक्लेमेटरी मतलब विस्मयबोधक चिन्ह, और उसके बाद लिखा है तुमने तो नाम ही डुबो दिया। जहाँ संयोजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं वहाँ पहचानिए। दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों। जीतवाचक और परिणामवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अवयवों में जब क्रिया की मूल धातु के साथ परिणार्थक क्रियाएं आए। कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यही सही है, कर्मधारक समास में से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक लगाते हैं। ठीक है, चलो ये वाला चैप्टर ख़त्म हुआ। अब दूसरा चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप सारे देखेंगे, और जो एक क्वेश्चन रह गया है उसका आंसर वो और अच्छे से क्लियर करके आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा।